रात गहरा चुकी है। बंगले के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसरी है। एक ऐसी खामोशी जिसमें जैसे कोई छुप कर सुन रहा हो। खाना खाने के बाद मिलन कमरे में ही है। राम अकेला प्लेट लेकर किचन में आता है। राम थाली धोने लगता है। सब कुछ सामान्य लगता है, पर तभी एक ठंडी हवा किचन से गुजरती है, इतनी तेज जैसे कोई अभी अभी बहुत करीब से गुजरा हो। राम चौंक कर पलटता है, पर पीछे कोई नहीं है, बस किचन की पुरानी दीवार और थोड़ी देर पहले हिली हुई परछाई। राम खुद को यकीन दिलाता है कि यह उसका भ्रम है और फिर से प्लेट धोने लगता है। लेकिन जैसे ही वो झुकता है, बहुत पास से बेहद धीमी ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। राम। राम का शरीर जम जाता है। उसकी सांसें रुक जाती है। वो अपनी गर्दन कठोरता से दाईं ओर मोड़ता है, पर कोई दिखाई नहीं देता। सिर्फ दीवार और एक पुराना कपड़ा जो ऐसे हिल रहा है जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। राम की सांसें तेज हो जाती है। राम कुछ बोलता नहीं। वो सिर्फ महसूस करता है कि कोई उसके बिल्कुल पास है, बहुत ही पास। वो प्लेट छोड़कर पलटता है और तभी वही खुशबू जो बंगले में पहली बार कदम रखते ही राम को महसूस हुई थी। एक ऐसी खुशबू जो मर चुकी हो पर फिर भी जिंदा लगती है। राम के शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। राम किचन से बाहर निकलता है। बंगले का लंबा हॉल हल्की पीली रोशनी से भरा हुआ है, लेकिन उस रोशनी के पीछे कुछ काला, कुछ अंधेरा साया छिपकर देख रहा है। अचानक राम के कानों में दीवार पर किसी चीज के तेजी से भागने की आवाज सुनाई दी। एक परछाई दीवार पर भागती है। राम एक कदम रुक जाता है। वो धीमे से बोलता है, ये क्या? पर कोई जवाब नहीं। उसी वक्त ऊपर की मंजिल पर कोई चल रहा है, नंगे पैर, धीरे धीरे। राम का दिल गले में आ जाता है। वो सीढ़ियों की ओर देखता है। अंधेरा घना है, जैसे किसी ने रात को निगल लिया हो। राम धीरे से फुसफुसाया, मिलन, तू ऊपर है क्या? लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ वो कदम जो अब रुक चुके हैं, ठीक राम के सिर के ऊपर। राम एक कदम ऊपर रखता है और अचानक उसके ठीक पीछे बेहद गहरी, नफरत से भरी आवाज राम के कानों में पड़ी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। राम घूमकर देखता है। पीछे अंधेरा, खाली हवा, लेकिन उसकी रूह कांप चुकी है। और एक पल बाद दूर सीढ़ियों के ऊपर से आवाज आई, राम। राम के तेज डरे हुए कदम नीचे उतरते हुए। राम किसी तरह नीचे उतरता है। चेहरा सफेद पड़ चुका है, सांसें टूटती जा रही है। उसके अंदर एक अजीब डर बैठ चुका है कि ये सब जो हुआ सिर्फ शुरुआत है और अब बंगले में कोई और है जो राम का नाम जानता है, उसकी खुशबू जानता है और उससे नफरत करता है। पीछे से अचानक मिलन की कांपती आवाज आई। मिलन हकलाते हुए बोला, सर, यहाँ क्या कर रहे हो? राम एकदम चौंक कर पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर चिपका डर, मानो किसी ने बर्फीली राख उस पर मल दी हो। पसीने की बूंदें उसके माथे पर लुढ़क रही है। हालांकि कमरे में ठंडक है, लेकिन उसके शरीर पर जैसे कोई और मौसम उतर आया है। मिलन तेजी से उसकी ओर आता है, आंखों में डर, आवाज में घबराहट लिए कहता है, आप ठीक तो है सर? आपका चेहरा बहुत अजीब लग रहा है।
राम गहरी सांस लेकर खुद को सामान्य बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थी। मुझे लगा तू ऊपर है, इसलिए देखने जा रहा था। मिलन फौरन डरते हुए बोला, नहीं सर, मैं तो यहीं नीचे था, कहीं नहीं गया। दोनों बस एक पल खड़े रहते हैं उस सन्नाटे में जिसमें हवा भी कदमों पर चलती हुई महसूस होती है। और फिर अचानक मिलन कांप उठता है, उसकी सांस गले में अटक जाती है। तो तेजी से राम का बाजू पकड़ लेता है। राम उसे चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन उसके अपने हाथ भी ठंडे पड़ चुके हैं, क्योंकि धीरे नहीं, बहुत तेज गुस्से में, जैसे कोई ऊपर इधर उधर घूम रहा हो। मिलन कांपती आवाज में बोला, सर, हम दोनों यहाँ हैं, तो फिर ऊपर कौन चल रहा है? इस समय कमरा ठंडा नहीं, बर्फ बन गया है। दीवारें सिमटती हुई लग रही है, जैसे कुछ उन पर दबाव डाल रहा हो। राम कुछ बोलने ही वाला था, तभी बर्तन हिलने लगते हैं, दरवाजा थरथराता है, लाइट का बल्ब हल्का झपकता है। हवा सिर्फ हवा नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शरीर पूरी ताकत से उन दोनों के बीच से गुजर गया हो। मिलन चिकते चिकते रुक जाता है। राम की आंखें खुद ब खुद ऊपर की सीढ़ियों पर टिकी रहती है, जहां अंधेरे में कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है। उस झोंके के बाद सीढ़ियों की रेलिंग पर एक काली परछाई झुककर उन्हें देख रही है, ठीक इंसानों की तरह, बस वो आंखें नहीं हैं। और उसी परछाई ने फुसफुसा कर कहा, तुम देर से आए राम, लेकिन अब कभी नहीं जा पाओगे। और आपके सभी सवाल भी आपका इंतजार कर रहे हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।